गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज रिवीजन करना था ना? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। चलिए, ये फर्स्ट क्लास है। कि सबसे पहला ये क्वेश्चन ये होता है कि कोई भी चीज कंप्यूटर में अगर हम सीख रहे हैं तो कंप्यूटर के कैटेगरी या कंप्यूटर के विंग के अनुसार अगर सोचे, कुछ भी सीखते हैं तो या तो वो सॉफ्टवेयर के बारे में होता है या तो वो हार्डवेयर के बारे में होता है। जैसे अगर हम सी लैंग्वेज बोलते हैं तो एवरीबॉडी सेड दैट इट इज अ सॉफ्टवेयर। जावा बोलते हैं, एवरीबॉडी सेड दैट इट इज अ सॉफ्टवेयर। पाइथन बोलते हैं, एवरीबॉडी सेड दैट इट इज अ सॉफ्टवेयर। एमएस ऑफिस बोलते हैं सॉफ्टवेयर। कीबोर्ड बोलते हैं हार्डवेयर, माउस बोलते हैं हार्डवेयर, रैम बोलते हैं हार्डवेयर, मदरबोर्ड बोलते हैं हार्डवेयर, ठीक है, प्रोसेसर बोलते हैं हार्डवेयर, एसएमपीएस बोलते हैं हार्डवेयर, केबल बोलते हैं हार्डवेयर। क्लियर? मैं जो बोल रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। तो नॉर्मली हम लोग जो कंप्यूटर में चीजों को जानते हैं वो इन्हीं दोनों पे कैटेगराइज करके जानते हैं, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि डेटा स्ट्रक्चर जो कि हमारा पेपर है ये क्या है? क्या ये सॉफ्टवेयर है, क्या ये हार्डवेयर है? ठीक है, तो जवाब ये मिलता है कि ये तो ना सॉफ्टवेयर है और ना ही हार्डवेयर है। ठीक है, तो सर ये तो अलग बात हो गया, सॉफ्टवेयर भी नहीं है हार्डवेयर भी नहीं है, तो है क्या ये? तो ये एक कंसेप्ट है। ये क्या है? कंसेप्ट। ठीक है, मेथोडोलॉजी, टेक्निक। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमको कोई बिजनेस करना है, ठीक है, तो बिजनेस करने के लिए बहुत सारे कंसेप्ट उस बिजनेस के रिगार्डिंग जो कुछ भी हमको करना है, ठीक है, करने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग देयर आर लॉट ऑफ कंसेप्ट एंड मेथोडोलॉजी अवेलेबल ऑन द इंटरनेट दैट हाउ टू स्टार्ट अप योर बिजनेस। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। तो इसको मतलब भाई हम भी करेंगे तो हमको भी वहीं से कंसेप्ट मिल रहा है, कोई दूसरा भी करेगा तो वो भी उस कंसेप्ट को अवेल कर सकता है। ठीक है, यस सर। तो कंसेप्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय डिफरेंट थिंग्स। अलग अलग चीजों के साथ कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। उसी तरीके से डेटा स्ट्रक्चर जो है वो एक कंसेप्ट है, एक मेथोडोलॉजी है, टेक्निक्स है, ठीक है, बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं जिसको हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और रियल वर्ल्ड की जो वास्तविक दुनिया है, इस दुनिया में जो भी काम हो रही है उन काम उनकी जरूरतों को हम इसके द्वारा पूरा कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर? यस सर। तो कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर सॉल्विंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रियल वर्ल्ड। ठीक है, अब हम ये कहें कि डाटा स्ट्रक्चर बिजनेस से स्टार्ट करने के लिए करते हैं तो वो नहीं है, वो समझाने का एक तरीका था। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर से रियल वर्ल्ड की जो भी जरूरतें हैं उन जरूरतों को, ठीक है, रियल वर्ल्ड की हर जरूरतों को पूरा करने में कौन सहयोग करता है हमारे पास? डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, जिनको ना समझ में आए वो इंटरप्ट करेंगे, रिवीजन है, ठीक है। अब इसके बाद हम दोबारा रिवीजन करें ये संभव नहीं है। हमने ये समझा कि बहुत लोग को हो सकता है कि समझने में दिक्कत हो, बहुत लोग छोड़ भी दिए थे शुरू में क्लासेस, इसलिए मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। और मैंने कहा था कि सारे बच्चों को बोल देंगे जो रेगुलर आते हैं या जो आपके फ्रेंड्स हैं कि रिवीजन स्टार्ट है, आप लोग आइए। ठीक, ओके। जहाँ जो प्रॉब्लम है उसको बोलिएगा, आर्गुमेंट करना है आर्गुमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपके सवाल जवाब से मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मुझे अच्छा लगता है कि आप कुछ पूछते हैं या कुछ बताते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में दो वर्ड्स है,
कितने वर्ड्स हैं? दो, डेटा दो words. एंड स्ट्रक्चर। डेटा एंड स्ट्रक्चर। तो जाहिर बात है कि जब जब कंसेप्ट लिया गया, डेटा स्ट्रक्चर जब टॉपिक बनाया गया है इन दो वर्ड्स को मिला के, तो ज्यादातर चीजें जो होंगे इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती होंगी। ठीक है, तो कहता है बिल्कुल। तो हमको ये दोनों वर्ड का मतलब पहले समझना है क्या है। अब जहां तक डेटा की बात है तो सिंपली हम लोग कहते हैं फैक्ट एंड फिगर। ठीक है, फैक्ट एंड फिगर में, ठीक है, आपका फैक्ट एंड फिगर रिलेटेड रहता है किसी चीज से, थिंग। फैक्ट एंड फिगर मतलब क्या हुआ? जैसे रोल 10, तो रोल जो हो गया फैक्ट हो गया, 10 क्या हो गया? अरे रोल Figure. हो गया। और रोल 10 किससे रिलेटेड है? स्टूडेंट से। ठीक है, तो जिस भी डेटा की बात कर रहे हैं, जो फैक्ट है, फिगर है, दोनों है, ठीक है, वो किसी ना किसी चीज से रिलेटेड होगा। कहता है बिल्कुल होगा। जिन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, उन चीजों से ये फैक्ट एंड फिगर कैसे कंपोज होगा? तो उनके प्रॉपर्टी से। जैसे स्टूडेंट के लिए रोल क्या हो गया? एक प्रॉपर्टी हो गया। उसी तरीके से नेम क्या हो जाएगा? दूसरा प्रॉपर्टी हो जाएगा। कोर्स क्या हो जाएगा? तीसरा प्रॉपर्टी हो तीसरा गया। property. तो इसका मतलब कि फैक्ट एंड फिगर के द्वारा हम चीजों के किसको रिप्रेजेंट करते हैं? प्रॉपर्टी को। फैक्ट एंड फिगर को यूज करके किसी भी चीज के हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Property. प्रॉपर्टी को। और उन चीजों से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है उनकी संख्या एक भी हो सकती है और अनेक भी अनेक भी हो सकती है। हो सकता है सिर्फ रोल ही हो और कुछ ना हो सकता है रोल भी हो, नेम भी हो, कोर्स भी हो, बैच भी हो, सब हो। क्लियर? अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट का प्रॉपर्टी दें तो हो सकता है सिर्फ आईडी करके छोड़ दें। हो सकता है हम प्रॉपर्टी डिस्कस करना चाहते हैं तो उसमें आईडीज भी है, रोल भी है, नेम भी है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट भी कि हमारी रिक्वायरमेंट किस तरह की मिलती है। एक मिलेगा तो भी हम कर सकते हैं, अनेक मिलेगा तो भी हम काम कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर? तो दूसरा वर्ड है स्ट्रक्चर। इसका मतलब होता है डेटा को ऑर्गेनाइज करना। क्या करना? डेटा को ऑर्गेनाइज करना। ये जो थिंग से रिलेटेड एक डेटा है या अनेक डेटा है, एक डेटा है तो एक है, लेकिन अनेक डेटा है तो वो तो अलग अलग हो गया। ठीक है, जैसे हम कहें कि आईडी रोल के साथ जुड़ा हुआ है, रोल नेम के साथ जुड़ा हुआ है, नेम रोल के साथ जुड़ा हुआ है, तो नहीं होगा। हम ये कहें कि ये तीनों डेटा स्टूडेंट के साथ जुड़ा होगा तो नहीं होगा। लॉजिकली हम लोग समझ रहे हैं कि इससे रिलेटेड है, लेकिन प्रोग्राम में जब हम आईडी लिखेंगे तो इंट आईडी लिखेंगे, इंट रोल लिखेंगे, कैर नेम 20 लिखेंगे ना। Yes, sir. तो प्रोग्राम में तो वो तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि स्टूडेंट के लिए है। तो कहता है कि समझने से काम नहीं ना होगा। ये समझ फॉर टाइम बिंग तक ठीक है, लेकिन बड़े बड़े सॉफ्टवेयर का हम निर्माण कर रहे हैं, उनको इन्वेंट कर रहे हैं, तो इस समझ से सिर्फ काम नहीं चलेगा। हमको ऐसा कंपोजिशन मिलना चाहिए कि हम इन तीन को मिला के क्या बना दें? स्टूडेंट। और जब भी हम स्टूडेंट रेफर करें हमारे साथ, वो क्या रेफर हो जाना चाहिए? आईडी, रोल और Name. तब ना मतलब हुआ। तो कहा कि उसके लिए है ना सर दूसरा वर्ड, उसी को तो प्रमोट कर रहा है सर, स्ट्रक्चर फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड विथ अ थिंग। किस चीज से रिलेटेड जो भी डेटा है उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको एक बनाना ही क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर कहलाता है। और इसके लिए सी में हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा भी था। यस सर। ठीक है, क्लियर? यस सर। जैसे ये देखिए स्ट्रक्चर, स्टूडेंट, आई, रोल, आईडी, नेम, तीनों को ऑर्गेनाइज कर दी। ऑर्गेनाइज कर दिए तो तीन अलग अलग होते हुए भी मिलके क्या बन गया? क्या ये अब रोल अलग है? क्या ये आईडी अलग है? क्या ये नेम अलग है? कहता है नहीं, इनका टाइप भले अलग है लेकिन ये सब जुड़ गए किसके साथ? Student के साथ. स्टूडेंट के साथ। अब जब भी इनको हासिल करना होगा किसके थ्रू करना होगा? Student के through. तो डेटा ऑर्गेनाइज हो गया स्टूडेंट के लिए। पॉइंट क्लियर? यस सर। सेकंड, वो पहला लेक्चर था। क्या डेटा स्ट्रक्चर सिर्फ इन्हीं बातों पे एम्फेसाइज करता है कि डेटा क्या है और
ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर क्या है, यानी ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, क्यों करेंगे हम ऑर्गेनाइज। हम किसी डेटा को ऑर्गेनाइज करके क्या एक ही वैल्यू रखेंगे, क्या स्टूडेंट के डेटा को ऑर्गेनाइज करके क्या एक स्टूडेंट का ही हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे या हैंडल करेंगे, नहीं। एक का करना है एक का कीजिए, अनेक का करना है अनेक का कीजिए। अनेक का कीजिए। ठीक है, अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो मेरा आईडी रोल नेम होगा, ठीक, आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका भी एक आईडी रोल नेम होगा। ठीक है, तो कहता है कि ऐसे अगर हम ऑर्गेनाइज डेटा के इंफॉर्मेशन को अगर हम कलेक्टिवली देखें तो सर वो तो एक लिस्ट बन जाएगा। तो कहता है कि हाँ बन जाएगा। तो इसका मतलब कि डीएस जो है वो लिस्ट पे भी अपना इंफेसाइज करता है, ठीक है, जोर डालता है, प्रभाव करता है। तो कहता है बिल्कुल करता है। ठीक है, तो सर लिस्ट होता क्या है, ठीक है, तो कहता है कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को हम लोग लिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। जैसे 1 2 3 4 लिस्ट है, एबीसीडी लिस्ट है, रवि सोनी मोनी लिस्ट है। लिस्ट किसी भी चीज का हो सकता है। ठीक है, 1 रवि 2 सोनी ये भी लिस्ट है ना। ठीक, अब लिस्ट कितने तरीके के होंगे, तो सर 2 तरह के हो सकते हैं। इनके वैल्यू की व्यवस्था के अनुसार ये कितने तरह के होंगे, 2 तरह के होंगे। होगा होमोजीनियस और एक होगा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस जिसमें सब एक जैसा होगा, हेट्रोजीनियस जिसमें सब अलग अलग जैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल रवि सोनी मोनी ये एक जैसा है, ये एबीसीडी एक जैसा है, 1 2 ये सब होमोजीनियस है, लेकिन ये नंबर भी है, ठीक है, स्ट्रिंग भी है, नंबर भी है, स्ट्रिंग भी है, हो गया हेट्रोजीनियस हो गया। हेट्रोजीनियस। पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक है, अब कहता है कि डेटा स्ट्रक्चर एम्फेसिस ऑन लिस्ट। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट पे भी करता है। ओके, जहां तक लिस्ट बनाने की बात है, ठीक है, तो लिस्ट 2 सीक्वेंस में बनाए जाते हैं। ठीक है, जिनको आगे हम मेमोरी में कैटेगराइज करेंगे, ठीक है, या उनके ऑर्गेनाइजेशन में कैटेगराइज कर देंगे। लिस्ट, एक लिस्ट बनता है जो एक ही पाथ में सब फॉलो होता है, उसके सारे वैल्यूज एक ही पाथ में आ जाते हैं। कितने पाथ में आ जाते हैं, एक ही पाथ में। ठीक है, मतलब एक आप पटना शहर में एक रास्ता बना दीजिए और रास्ते के अगल बगल में घर बना दीजिए। एक ही रास्ता है और पटना के सारे घर उसी रास्ते के क्या हैं, अगल बगल। ठीक है, इस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं लीनियर। क्या कहते हैं, लीनियर। ठीक है, तो जब भी हम लीनियर लिस्ट बोलें तो आपका दिमाग तुरंत हंट करना चाहिए कि इसमें एक ही पाथ होगा और सब वैल्यू उसी पाथ पे होंगे, सब वैल्यू उसी पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़े होंगे। पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक, एक दूसरी व्यवस्था ये है कि सर ऐसा कैसे हो जाएगा, हम कहीं खड़े हैं तो वहां से 2 रास्ते निकल रही है, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी गए तो घर मिला, उधर भी गए तो घर मिला। हमारी जरूरतें ऐसी भी हो सकती है। ठीक है, मैं कहूं कि बिहार के मंत्रालय या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मंत्रालय को एक पाथ पे मैं फॉलो करा दूं तो क्या ये एक सही तरीका होगा? नो सर। नो सर। यहाँ पे मैं प्रधानमंत्री को रख दूं, यहाँ पे मैं गृह मंत्री को रख दूं, यहाँ पे मैं, ठीक है, आपका पेट्रोलियम मिनिस्टर को रख दूं, यहाँ पे मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर को रख दूं, यहाँ पे मैं एजुकेशन मिनिस्टर को रख दूं, मैंने ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर को रख दूं, ठीक है, यहाँ पे कल्चर मिनिस्टर को रख दूं, ठीक है, कल्चरल मिनिस्टर को रख दूं, एंड सो मेनी थिंग्स। तो अब क्या होगा कि मान लीजिए किसी को प्राइम मिनिस्टर के पास फॉलो अप करना होगा तो इन सब से होते हुए जाएगा, क्या जरूरत है, उसको तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के पास जाना है। तो जरूरी नहीं है कि हमारा जो काम होता है, ठीक है, वो सारे उस काम के अनुसार सारे चीजों की व्यवस्था एक ही पाथ पे की जाए। ठीक है, जैसे हम कोई मैप डिजाइनिंग करेंगे, हम मैप बनाएंगे, तो क्या मैप में, ठीक है, प्लेन एक ही पाथ पे सारा प्लेन उड़ रहा है, एक ही रास्ता को फॉलो करके प्लेन उड़ रहा है? क्या ट्रेन एक ही ट्रैक को फॉलो करके आगे बढ़ रही है? क्या बस एक ही रास्ता को फॉलो करके आगे बढ़ रहा है? नहीं। मैं जो समझा रहा हूं समझ में आ रही बात?
यस सर। यस सर। तो वैसे चीजों को कैसे करेंगे जहां पे रास्ते कई हो जाए और उन रास्ते पे आपका वैल्यूज कैटेगराइज्ड हो? तो उसके लिए कहता है कि हमको ब्रांचिंग करनी होगी, कई रास्ते बांटने होंगे, और इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं नॉन लीनियर। क्या कहते हैं? नॉन लीनियर, जिसमें एक रास्ता हो लीनियर और जिसमें अनेक रास्ता हो जाए नॉन लीनियर। नॉन लीनियर। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए ये समझाए थे कुछ एग्जांपल्स, जैसे BSc को लेकर समझाए थे कि राज है, आनंद है, तो ये मान लेते हैं सब एक बैच के हैं, तो इनको हम लीनियर में बना सकते हैं क्योंकि सब एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड BSc। अब मान लीजिए कि हम सीमेज बना रहे हैं और इसमें हमको BCA भी फॉलो करना है, BSc भी फॉलो करना है। ठीक है, BCA में B1 भी फॉलो करना है, B2 भी फॉलो करना है, BSc में 444 भी फॉलो करना है, 445 भी फॉलो करना है। तो ये एक में कैसे हो सकता है? क्योंकि 444 445 से अलग है, तो अलगाव दिखाना होगा ना, इसका रास्ता अलग दिखाना होगा, इसका रास्ता, मैं जो बता रहा हूं दिखाना समझ होगा। में आ रही बात? यस सर। B1 का रास्ता अलग दिखाना होगा, B2 का रास्ता अलग दिखाना अलग होगा। दिखाना होगा। तो ये करने के लिए तो फिर तो सर सीक्वेंशियल तो हुआ नहीं, लीनियर अप्रोच तो हुआ नहीं, तो इस अप्रोच को क्या कहेंगे? इस अप्रोच को कहेंगे नॉन लीनियर लीनियर अप्रोच। तो जो हमारा डीएस है, डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर हम लिस्ट के साथ डीएस को देखते हैं, समझते हैं, तो ये दो पार्ट में कैटेगराइज है। एक बोला जाता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा बोला जाता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, और हमारा पूरा सिलेबस जो है बेसिकली इन्हीं दोनों डाटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? इन्हीं दोनों डाटा स्ट्रक्चर पे। जब हम लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो लीनियर लिस्ट हुआ, इसका मतलब लीनियर लिस्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें एरे और लिंक लिस्ट हो जाएगा और स्टैक और क्यू भी हो जाएगा। जब हम नॉन लीनियर की बात कर रहे हैं तो नॉन लीनियर लिस्ट की बात कर रहे हैं और इसमें हमारा क्या आ जाएगा? ट्री और ग्राफ आ जाएगा। ये सब चैप्टर है हमारा डीएस का। ठीक है, क्लियर? यस सर। ठीक है, लेकिन ये व्यवस्थाएं हमारे काम के लिए हैं, हमारे रियल वर्ल्ड के काम के अनुसार इस व्यवस्थाएं को बनाई और समझाई गई हैं। अगर इन व्यवस्थाओं से रिलेटेड अगर हमें मेमोरी ऑर्गेनाइज करना हो और उन व्यवस्थाओं से रिलेटेड जो डेटा है उनको मेमोरी में रखना हो, ठीक है, तो मेमोरी कहता है कि मैं एक ही वे में आगे बढ़ता हूं, दैट इज कॉल्ड लीनियर। नहीं समझे? नहीं समझे? यानी आपका काम लीनियर या नॉन लीनियर दोनों में हो सकता है, लेकिन जब काम से रिलेटेड जो डेटा है, मान लीजिए लीनियर में यहाँ पे ये 4 डेटा है, नॉन लीनियर में ये 2 डेटा अलग है, ये 2 डेटा अलग है, ठीक है, तो 4 डेटा यहाँ पे भी हुआ। तो मेमोरी में जब हम इसको रखेंगे तो क्या होगा? मेमोरी में हम इसको रखेंगे तो क्या होगा? क्या मेमोरी भी लीनियर और नॉन लीनियर बिहेव देगा? तो कहता है नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मेमोरी सिर्फ एक ही टाइप का बिहेवियर करता है, दैट इज कॉल्ड लीनियर। लीनियर। तो अगर हमारा 1 2 3 4 है तो लीनियर में ऐसे होगा, और नॉन लीनियर का अगर 1 2 3 ऐसे है तो भी ये मेमोरी में जाके कैसे हो जाएगा? लीनियर ही हो जाएगा। लीनियर। ठीक है, हाँ, रिट्रीव करते समय हमें ये देखना होगा कि भाई जो हम बना रहे हैं वो 1 किसको रेफर कर रहा है, 2 3 किसको रेफर कर रहा है, वो हम जरूर करेंगे। लेकिन मेमोरी में चाहे लीनियर लिस्ट को ले जाके स्टोर करें या नॉन लीनियर लिस्ट को लेके स्टोर करें, मेमोरी तो लीनियर ही फॉर्म में रहता है। पॉइंट क्लियर? यस सर। और लीनियर लिस्ट में 2 ही अहम लिस्ट हैं, एक है एरे और दूसरा क्या है? लिंक लिस्ट। यानी स्टैटिकली देखें, कंपाइल टाइम पे देखें तो एरे बनता है, और रन टाइम पे देखें तो कौन बनता है? लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट। ठीक है, कंपाइल टाइम पे एरे, रन टाइम पे लिंक लिस्ट, कंपाइल टाइम पे एरे, रन टाइम पे लिंक लिस्ट। क्लियर? ठीक है, तो मेमोरी के अंदर बस यही 2 व्यवस्था है। तो इसका मतलब है कि जो हम ट्री और ग्राफ पढ़ रहे हैं, वो ट्री और ग्राफ को जब हम मेमोरी में ले जाते होंगे तो वो भी कन्वर्ट होके किसमें बदल जाता होगा? या तो एरे या तो
Yeah, linked list. लिंक लिस्ट। ठीक है, तो बिल्कुल बदल जाता है और बकायदा इस चीज को आपको आगे जब इन चैप्टर को पढ़िएगा वहां समझाया और सिखाया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्लास, लिस्ट अकॉर्डिंग टू मेमोरी। ठीक है, मेमोरी के आधार पे लिस्ट को कैटेगराइज कीजिए। तो यहाँ पे दो कैटेगरी होगा, एक होगा स्टैटिक लिस्ट, मतलब एक ऐसा लिस्ट जिसके साइज या जिसका मेमोरी कंपाइल टाइम पे ही डिटरमाइन हो जा रहा है, और चूंकि ये कंपाइल टाइम पे हो रहा है, रन बाद में होगा, इसलिए इसमें हमेशा दो सिचुएशंस रहेगा ऑलवेज, एंड वन इज कॉल्ड ओवरफ्लो एंड सेकंड इज कॉल्ड Underflow. ठीक है। जब आप एरे बना लेते हैं तो पहले ही एरे डिक्लेयर करते समय ही साइज 10 दे देते हैं, और मान लीजिए हम 5 ही वैल्यू उसमें डालें तो 5 तो बर्बाद जाएगा, दैट इज कॉल्ड अंडरफ्लो। 10 दे दिए हैं, आप बाद में कहेंगे नहीं 11वां वैल्यू आने वाला है, तो 11वां उसमें एडजस्ट नहीं हो पाएगा, दैट इज कॉल्ड ओवरफ्लो। Overflow. ठीक है। डायनेमिक लिस्ट का क्या मतलब होता है? डायनेमिक लिस्ट का मतलब कि एक ऐसा लिस्ट, ठीक है, जिसके वैल्यू के लिए मेमोरी हम कब डिटरमाइन कर रहे हैं? रन टाइम पे। Sometime. रन टाइम में। यानी प्रोग्राम रन कर गया है, ठीक है, अब पहला वैल्यू आया तो उसका मेमोरी बनेगा, दूसरा वैल्यू आया तो उसका मेमोरी बनेगा। ठीक है, तो सर इससे तो एक फायदा होगा कि जितना वैल्यू आएगा उतना ही मेमोरी बनेगा, और चूंकि जितना वैल्यू आएगा उतना ही मेमोरी बनेगा, इसलिए ना ओवरफ्लो का सिचुएशंस आएगा नॉर्मली, और ना ही Underflow. अंडरफ्लो का सिचुएशंस आएगा। ठीक है, यानी हम तब तक यूज कर सकते हैं जब तक कि मेमोरी फुल ना हो जाए। मेमोरी इतनी बड़ी साइज की है कि हम बता नहीं सकते हैं कब फुल होगा। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि इसमें ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का केस नहीं आएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर? Yes, sir. ओके। अब डेटा स्ट्रक्चर emphasizes द एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, डीएस सिर्फ उन्हीं बातों को नहीं रहता है, कहता है कि एल्गोरिथम एनालिसिस भी मेरा एक पार्ट है, और जब आप मेरे को सीख रहे हैं तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? अब पड़ेगी, कैसे पड़ेगी बताइए। तो सपोज इफ I provided a problem to 5 programmers, ठीक है, मैं एक प्रॉब्लम 5 प्रोग्रामर को दिया, ठीक, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको पांचों का पांचों बना के देंगे कि नहीं देंगे? Yes, sir. 5 नहीं देंगे तो 4 देंगे, या तो पांचों देंगे या 4 देंगे या 3 देंगे। ठीक, जिस प्रॉब्लम को हम दिए हैं वो प्रॉब्लम तो किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होगा, जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होगा। जो प्रॉब्लम हमने 5 प्रोग्रामर को दिया, हमको उसका सॉल्यूशन कितना मिल गया? 5। कितना मिल गया? 5। लेकिन हम सॉफ्टवेयर में क्या पांचों सॉल्यूशन डाल देंगे? नहीं sir. तो कितना best सॉल्यूशन होगा। डालेंगे? एक ही जो बेस्ट होगा। एक डालेंगे, ठीक है। फिर हाउ वी कैन डिटरमाइन विच वन द बेस्ट? ठीक है, अरे हम लोग भाई कपड़ा छू के बताते हैं कि कोई पॉलिस्टर है, ये कॉटन है, ठीक है, ये लिनन है, ठीक है, तो ये बेस्ट हो गया, उसके बाद कॉटन हो गया, उसके बाद अंतिम में रख देंगे कि पॉलिस्टर है, ये सबसे लास्ट में आ गया, है ना। तो एक तो हम लोग, हमारे पास उसकी पहचान हमें दे दी गई है, उसके बारे में प्रॉपर्टीज हम जानते हैं, उसके आधार पर हम डिटर्मिनेशन कर लिए कौन अच्छा है, ठीक है, कौन पुअर है। यहाँ पे कैसे करेंगे? यहाँ पे तो कोड है, तो इस चीज को कहता है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, और कहता है कि जो भी कोड, जो भी सॉल्यूशन बने हैं, उस सॉल्यूशन का एक एग्जीक्यूशन टाइम होता है। ठीक है, उस एग्जीक्यूशन टाइम को जान के, ठीक है, उस एग्जीक्यूशन टाइम के आधार पे जो आपका एल्गोरिथम सबसे कम टाइम लेगा वही हमारे लिए क्या होगा? बेस्ट होगा। पॉइंट क्लियर? हालांकि
इस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम को डाटा स्ट्रक्चर के मुताबिक दो तरीके से किया जाता है, जिसमें पहले तरीके जिसमें हम टाइम की बात किए हैं उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहा जाता है। दूसरा तरीका, ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहा जाता है। 99% केसेस है कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी, एल्गोरिथम से रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से ही रिजॉल्व हो जाएगा। रेयरली 1% केसेस में हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हमें जानना या निकालने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, ये बात है मोबाइल में हाँ जी। राहुल कुमार BSCIT रोल नंबर 12 बंद क्यों कर लिए जी? सर माइक ऑन रह गया था, सॉरी सर। पढ़ाई पे फोकस कीजिए सर वही कॉपी निकाल रहे थे तो माइक ऑन हो गया, ध्यान नहीं दिए। 3-4 बार हुआ है तब आपको बोले हैं, एक बार में नहीं बोलते हैं। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहता है कि जितने भी एल्गोरिथम किसी प्रॉब्लम्स के लिए, किसी एक प्रॉब्लम के लिए बनाए गए हैं, डेवलप किए गए हैं, उनके टाइम को जानिए और जो सबसे कम समय ले वो एल्गोरिथम आपका जो एल्गोरिथम सबसे कम समय ले वो एल्गोरिथम आपके पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए द बेस्ट होगा, उसी को आप ऑप्ट कर ले, चुन ले। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है वी हैव टू ऑप्ट दैट एल्गो फॉर आवर प्रॉब्लम हु टेकन क्या लेस टाइम। ठीक है, अब है कि कैसे जानेंगे, टाइम निकालेंगे कैसे? निकालने के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया गया है, जिस फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं बिग ओ नोटेशन या ओ नोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बिग ओ नोटेशन या ओ नोटेशन। ठीक है, तो इस मैथमेटिकल फॉर्मूला के जरिए हम किसी भी एल्गोरिथम के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को जान सकते हैं। ठीक है, ओके। कुछ हम लोग पढ़ेंगे, जैसे ON लिखा और किसी में लिखा रहेगा ON, किसी में लिखा रहेगा ON स्क्वायर, किसी में लिखा रहेगा O log n, किसी में लिखा रहेगा ON log n। ठीक है, यहाँ n क्या है तो n नंबर ऑफ आइट्रेशन हो सकता है। ठीक है, और भी चीजों से रिलेटेड हो सकता है ये। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n भी आ सकता है, किसी n स्क्वायर भी आ सकता है। ऑब्वियसली अगर हम आपसे कहें कि n स्क्वायर और n में सबसे कम कौन है, सबसे, ठीक है, n है। ठीक है, और अगर n और log n में पूछे कि कौन कम है, लॉग इन log n। लॉग इन सर, और log n log n में सबसे कम कौन है? log n है ना? तो इसके आधार पे होगा। फिर भी टाइमिंग एल्गोरिथम के हिसाब से टाइमिंग का इशू जो है वो कोलाइड कर सकता है, यानी एक से ज्यादा एल्गोरिथम जो है वो लेस टाइम पे आ सकते हैं। तो कहता है कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम निकालेंगे वो सिर्फ किसी एक सिचुएशन को देख के नहीं निकालेंगे, बल्कि उनको कितने सिचुएशन को देख के ऑब्जर्व करेंगे? 3 सिचुएशंस, 3 केस देख के ऑब्जर्व करेंगे, जिसमें पहला का नाम दिया क्या? बेस्ट केस, दूसरा का नाम क्या दिया? वर्स्ट केस, और तीसरा का नाम क्या दिया? एवरेज केस। ठीक है, ऐसा इसलिए कि हो सकता है कि बेस्ट केस में 2 एल्गोरिथम के टाइम जो है वो सबसे कम में आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन वर्स्ट केस में उन दोनों में से एक कम आ जा रहा है, तो वर्स्ट के आधार पे हम डिसाइड कर लेंगे कि उन दोनों में बेस्ट कौन है। मैं जो बोल रहा हूं सबको समझ में आ रही बात? यस सर। इसलिए किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी को, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकालने के लिए हमें कितने तरह के कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करना होगा? 3 केसेस को मेजर करना होगा, दैट इज कॉल्ड बेस्ट केस, worst case and average case. How we can determine the best case, worst case and average case? For that, let कि मान लीजिए कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करने का हमने एल्गोरिथम
5 प्रोग्रामर को दिया, तो पांचों प्रोग्रामर एल्गोरिथम बनाएंगे, हमको चुनना कोई एक है, ठीक है। बेस्ट केस कहता है कि उन पांचों एल्गोरिथम को करना है लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में, और उसको लिस्ट ही प्रोवाइड कर दीजिए असेंडिंग। क्या कर दीजिए? ascending, असेंडिंग। और उनका टाइम जानिए, अगर मिल गया मिनिमम टाइम तो दैट्स ओके, नहीं मिला, ठीक है, और एक से ज्यादा मिनिमम टाइम पे आ गए हैं तो उनको ले आइए किसमें? वर्स्ट केस में, ठीक है। वर्स्ट केस में क्या होगा सर? मान लीजिए कि पांचों प्रोग्रामर को हमने एल्गो दिया है कि भाई एक एल्गो तैयार कीजिए आप जो असेंडिंग ऑर्डर में करे, और उसको लिस्ट डाटा हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो पूरा का पूरा क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो इसका मतलब उनका जो भी लॉजिक स्टेप स्वैपिंग लगा होगा इस काम को करने में, वो पूरा का पूरा यूटिलाइज होगा, और पूरा का पूरा यूटिलाइज होगा तो उसका भी एक टाइम फैक्टर निकलेगा, उसके आधार पे जो सबसे कम होगा वो हम बता देंगे, ठीक है। yes, तीसरा तरीका एवरेज केस। मान लीजिए कि 5 प्रोग्रामर को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट को अरेंज करने के एल्गोरिथम दिए हैं, पांचों ने तैयार किया, और हम पांचों को एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे जिसमें कुछ डेटा पहले से असेंडिंग ऑर्डर में है और कुछ डेटा अनऑर्डर्ड में है, ठीक है। तो इसका मतलब पांचों के पांचों एल्गोरिथम को कुछ डाटा पे कोई वर्क नहीं परफॉर्म करना होगा, ठीक है, कोई स्वैपिंग नहीं, ओके, लेकिन कुछ डाटा पे तो उसको पूरा का पूरा स्वैपिंग परफॉर्म करना होगा। तो उसमें जो टाइम निकल के आ रहा है उनमें जो मिनिमम है उसको निकाल दें, ठीक है। तो ये 3 तरीका दिया गया है जिससे हम लोग, ठीक है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम आराम से कर सकते हैं, और हमको डिफरेंसेस मिल ही जाएगा इन तीनों को फॉलो करेंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई एक ही कहा जाए कि हमको एक ही लेके आगे बढ़ना है, नहीं लेना है तीनों, ठीक है, ऐसा आपसे पूछा जाए तो फिर हम किसको ऑप्ट करेंगे? बेस्ट को, वर्स्ट को, या एवरेज को? तो वैसे Worst. केस में क्या होगा? worst case को लेंगे sir. वर्स्ट केस को, क्योंकि अगर खराब रास्ते पे गाड़ी चलाने आता है तो एवरेज और अच्छे रास्ते पे तो आराम से चला लेंगे ना, नहीं बात समझे? yes इस sir, चीज की परख जो है वो खराब से खराब सिचुएशंस में होनी चाहिए, ना कि अच्छे से अच्छे सिचुएशंस में होनी चाहिए। पॉइंट क्लियर? yes sir, ठीक है, तो वही जो बात लिखे हैं ये अगले नोट्स में वही लिखा होगा, बेस्ट केस में वही लिखा होगा, ठीक है, कि सॉर्टिंग करना है, वही सब स्वैपिंग। वर्स्ट केस में भी वही बात लिखा होगा जो समझाए हैं। If you provide a list which is already in descending order to algorithms, in this the time taken by an algorithm is called worst case, ठीक है, क्लियर। एवरेज केस में क्या लिखा हुआ है कि इन दिस केस यहाँ पे लिखा है सम वैल्यूज आर ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर बट सम आर इन रैंडम मैनर, ठीक है। तो इसके द्वारा जो टाइम निकलेगा उसको हम एवरेज केस में रखेंगे, ठीक है, ये लिखा हुआ है इसमें, क्लियर? yes sir, ओके। इसके बाद मान लिया कि सब करने के बावजूद भी एक से ज्यादा एल्गोरिथम है जो मिनिमम टाइम को, ठीक है, अचीव कर रहा है, होल्ड कर रहा है, तब कैसे करेंगे? देन गो टू स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या है? किसी एल्गोरिथम को स्पेस के आधार पे डिटरमाइन करना कि वो बेहतर है या बेहतर नहीं है, यानी कि जो कम स्पेस लेगा वो बेहतर होगा, उसका इंटरनल एग्जीक्यूशन फास्टर होगा, जो ज्यादा स्पेस लेगा वो ज्यादा इंटरनल एग्जीक्यूशन में टाइम ज्यादा लेगा। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? यस सर। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहता है कि अगर दो एल्गोरिथम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सेम आ गए, ठीक है, सब करने के बावजूद, तो आप उन दोनों एल्गोरिथम के स्पेस पे डिटर्मिनेशन कीजिए। तो कैसे करेंगे स्पेस पे डिटर्मिनेशन? क्या उसका पैरामीटर होगा स्पेस में करने के लिए? कहता है बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकता है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकता है, नंबर ऑफ लूप हो सकता है, ठीक है,
जो आप उस एल्गोरिथम को, उस प्रोग्राम को जिस फाइल से आप सेव कर रहे हैं, वो फाइल नेम हो सकता है, किसी का नेम छोटा हो सकता है, किसी का नेम बड़ा हो सकता बड़ा है, मैं जो, ठीक है। तो उसके आधार पे हम बता सकते हैं कि कौन ज्यादा स्पेस लेगा इंटरनली और कौन कम स्पेस लेगा। पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया था। उसके बाद डीएस का सिलेबस ये बताए थे, तो ये सब तो अभी बता ही दिए हैं। लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, एरे तो हम लोग पढ़ चुके हैं सी में, ठीक है। और यहाँ से जो हम शुरू करेंगे वो लिंक लिस्ट होगा, उसके बाद स्टैक एंड क्यू होगा, उसके बाद पॉलिश नोटेशन होगा जो इसी पे आधारित है, स्टैक एंड क्यू पे ही आधारित है। उसके बाद ट्री होगा, ग्राफ होगा, और फाइनली हम लोग का एक चैप्टर मिलेगा सॉर्टिंग एंड सर्चिंग टेक्निक। सी में हम लोग एक ही सॉर्टिंग टेक्निक जाने थे, एक या दो जाने थे, यहाँ पे बहुत सारे सॉर्टिंग टेक्निक्स हम लोग फॉलो अप करेंगे। फिर ये बोले थे कि डीएस को स्टार्ट करने से पहले हमको सी का ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, जिसमें एरे, फंक्शन, स्ट्रक्चर और पॉइंटर था। उसके बाद हमने एरे का रिवीजन स्टार्ट किया था, जिसमें बताया था कि एरे क्या होता है। तो डेराइव्ड डाटा टाइप होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप वैल्यूज होता है, स्टैटिक एलोकेशन होता है, होमोजीनियस होता है, लीनियर लिस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि एक ही पाथ पे सब होता है। ओके, कैसे एरे बनाते हैं? तो ऐसे बनाते हैं सर, int n 5 लिखते हैं, ठीक है। कितने तरह के होते हैं? तो सर 3 तरह के होते हैं, सिंगल डायमेंशन, डबल डायमेंशन एंड Multi-dimension. मल्टी डायमेंशन, ठीक है। क्या एरे कांस्टेंट पॉइंटर होता है सर? तो हाँ, कांस्टेंट पॉइंटर होता है। कैसे होता है? तो ये हम लिखते हैं NN3, ये कहता है कि 3 बाइट का एलोकेट करता है, एक इंटरनली होल्ड करता है, इसमें इसका बेस एड्रेस डाल देता है और कहता है कि ये पॉइंटर है। तो पॉइंटर है तो हम पॉइंटर की तरह कैसे यूज कर सकते हैं? तो कहता है कि जब आप नॉर्मल तरीके से n0 करके यूज करते हैं, पॉइंटर के तरीके से स्टार n+0 करके यूज कीजिए। आप n1 करते हैं पॉइंटर के तरीके से स्टार n+1 करके यूज कीजिए। n2 यूज करते हैं, ठीक है, पॉइंटर के तरीके से स्टार n+2 के यूज करके देखिए। इस पे प्रोग्राम भी बता दिए थे, आपका बता दिए थे, Yes, sir. ठीक है। सी में भी बताए थे। ये क्या लिख रहा है जी? कौन है? वॉइस? क्या वॉइस? कोई चैटिंग में डाला है वॉइस करके कुछ? सर आ नहीं रहा था सर, इसलिए डाले थे। अच्छा, मेरा आवाज नहीं आ रहा था, ठीक है। तो हम लोग 5 सेक्शन का आज हम लोग रिवीजन कर लिए हैं, ठीक है। इस 5 सेक्शन का आपके पास नोट्स है, एक बार जाकर देख लीजिएगा। छठा से हम लोग नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट द रिवीजन, ठीक है। छठा, सातवां, आठवां जो भी होगा, नौवां, ठीक है, इसको हम लोग कब स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट क्लास में। एनी डाउट? नो सर। No, sir. एनी क्वेश्चन? नो सर। हाँ राज, तुमको कुछ कहना है, कुछ पूछना है? नो सर, क्लियर है सर। क्लियर है। समरीन? No, sir. तुम्हारा तो उस समय प्रोग्राम वगैरह चल रहा था, ये सब हमको लग रहा है छूटा उटा होगा। ठीक है, तो सेक्शन 6 से ले, क्लियर कर लिए थे सर। अच्छा ठीक है, फिर भी दोबारा क्लियर हो जाएगा यहाँ से, और भी बच्चों जो जिनका दिक्कत होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो 5 सेक्शन आज हम लोग कर लिए हैं। सेक्शन नंबर 6 से लेके आगे तक के जो भी सेक्शंस होंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और अगर कुछ बच गया तो एक और क्लास हम लोग ले लेंगे। क्लियर? यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। सर हाँ बोलिए। सर वो प्रोग्राम वो समय सेव नहीं किए थे सर, इंट गेट ch के रिप्लेस पे क्या लगाएंगे सर? है उस समय प्रोग्राम सेव नहीं किए थे सर, गेट वॉइड का जो नहीं चल रहा था सर, बोले थे इंट लगाने के लिए। हाँ, तो इंट लगा के लास्ट में रिटर्न 0 कर दोगे। ओके, थैंक यू सर। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू।